नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज बहुत से गीत याद आ रहे हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, नीले गगन के तले, बहुत से गीत, चौदवी का चांद हो या आफताब हो। दोस्तों, ये सारे गीत सुनकर शायद आप समझ गए होंगे कि आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे संगीतकार रवि जी का, जिनका पूरा नाम रहा रविशंकर शर्मा। चौदवी का चांद हो या लो एक बार फिर से अजनबी बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको नीले गगन के तले। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, आगे भी जाने न तू। दिल पे है जैसे कांधों पे बादल, तेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए, तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कोई तुझसा नहीं हजारों में, तू भी है बस यही एक पल है। रवि साहब उन संगीतकारों में रहे जिन्होंने संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाया, फिल्मी संगीत को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको जायज़ मुकाम नहीं मिला जो उनका हक था, जो उनका कद था, जो उनका काम था। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह बात भी तय है कि रवि साहब का फिल्मी करियर इतना लंबा रहा है, मीठे गीत हैं उनके, वो गाते भी थे, लिखते भी थे। एक कार्यक्रम में बात नहीं हो सकती उनकी, और ऐसा होगा तो वो नाइंसाफ़ी होगी। कई कार्यक्रम कम पड़ जाएंगे, आपके पास भी वक्त की कमी रहती है, आप भी नहीं देख पाएंगे इतना लंबा प्रोग्राम। तो बेहतर यह है कि हम पार्ट्स में इस प्रोग्राम को बनाएं, और इन लोगों को जितना हम याद करें उतना कम है। रवि साहब का जब जिक्र आता है तो ख्यालों में आ जाते हैं रफ़ी साहब। रफ़ी साहब से उनकी कैसी दोस्ती रही, कैसे गीत रहे। साहिर लुधियानवी का नाम आता है, बी.आर. चोपड़ा, गुरुदत्त, शकील बदायूनी, महेंद्र कपूर, देवेंद्र गोयल, इन सब के साथ रवि साहब ने खूब काम किया। हेमंत कुमार, जिनके वो असिस्टेंट रहे थे। तो दोस्तों, चलते हैं माजी में और ये देखते हैं कि रवि साहब आए कहाँ से। तो दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई थी 3 मार्च 1926। पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता था रवि साहब का, तो घर वाले, माँ बाप, उनके दादा ये कहते कि इसको कोई हुनर सिखा दो, पढ़ लिखने ये नहीं सकता, कम से कम भूखा नहीं मरेगा। तो रवि साहब भी ये बात सुनते और इस तरह से इलेक्ट्रिक का काम वो सीखने लगे, इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगे। अंग्रेज़ों का ज़माना था, 1940 का दौर था। वर्कशॉप में जाते, काम करते, 15 रुपये महीना मिलते। तरक्की हो गई, दूसरे वर्कशॉप पे चले गए, तकरीबन 200 रुपये मिलने लगे। अच्छा चल रहा था, हुनर सीख रहे थे, लेकिन संगीत में दिल था, क्योंकि उनके पिताजी भजन कीर्तन में जाया करते थे और रवि साहब भी गाते थे। यहाँ तक कि 1943 में उन्होंने किताब भी लिखी थी भजन की, रविशंकर शर्मा के नाम से। वो एक भजन अक्सर गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे, तुमरे बिन हमरी कौन सुने, गोवर्धन गिरधारी। लोग जब ये भजन उनसे सुनते तो बड़े खुश होते। उनके पिताजी उन्हें ले गए एक बार कीर्तन में, तो वहाँ भी उन्होंने ये भजन गाया। कोई दूसरा शख्स हारमोनियम बजा रहा था, रवि साहब ने गाया तो सब लोग बड़े खुश हो गए कि अरे पंडित जी, आपका बेटा तो बड़ा होनहार है। तो ये जाने लगे। लेकिन एक बार जो हारमोनियम बजाता था वो समझ गया कि ये लड़का मुझसे ज़्यादा क्रेडिट ले रहा है, तो उन्होंने हारमोनियम सही से नहीं बजाया। तो रवि साहब की जो ताल थी, जो सुर थे, वो बिगड़ गए। तो काफ़ी इंसल्ट हुई। फिर
इन्होंने तय किया कि अब मैं हारमोनियम बजाना सीखूंगा, और हारमोनियम बजाना सीखा। फिर कहा पिताजी से अब मैं तभी जाऊंगा कीर्तन में जब खुद हारमोनियम बजाऊंगा। फिर ऐसा हुआ, हारमोनियम सीखा, 1 महीने फिर फिर गाया। तो ये कह सकते हैं कि इब्तिदा थी उनकी म्यूज़िक की ट्रेनिंग की, जो उनके पिताजी की वजह से उनको मिली, ऐसा रवि साहब बताते हैं। ये नौकरी कर रहे थे, शादी भी हो गई थी। इसी बीच भारत आज़ाद हो गया, तो इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया फिरोज़पुर पठानकोट दिल्ली से। तो इन्होंने सोचा कि काश बॉम्बे जाने को मिल जाता तो हम कुछ में ट्राई कर लेता, लेकिन बॉम्बे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो इन्होंने ये सोचा कि अब क्या करें, शादी हो गई, एक बेटी भी थी वीना। तो रवि साहब ने ये सोचा कि छुट्टी लेते हैं, 20 दिन की इन्होंने छुट्टी ली जो मिल गई, और ये कहने कि चलो बॉम्बे चलते। बॉम्बे चले गए, बीवी और बच्ची को दिल्ली ही में छोड़ गए। वहाँ स्ट्रगल करने लगे कि क्या करें क्या ना करें। वहाँ बड़ी मुश्किलों से धर्मशाला में रुके, एक धर्मशाला में जगह नहीं मिली, दूसरी में जगह मिली, वहाँ भी जगह नहीं मिली, खाली जो इनका सामान था वो रखने की जगह मिली। फिर ये स्ट्रगल करने लगे, दादर जाने लगे, नाम सुना था वहाँ सारे स्टूडियोज़ हैं। खैर स्ट्रगल चलता रहा। कोरस में इन्हें मौका मिला, फिर आनंद मठ में वंदे मातरम। उसके बाद फिर ये शर्त फिल्म से हेमंत दा के असिस्टेंट हो गए, काम करने लगे। कई फिल्में पैसे आने लगे, पहले कम पैसे आते थे, फिर हेमंत दा को ज़्यादा फिल्में मिलने लगी, तो फिर रवि साहब को भी ज़्यादा काम मिलने लगा और पैसे आने लगे। 2-2.5 हज़ार की इनकम होने लगी। बीवी और बच्ची को बॉम्बे बुला लिए, क्योंकि बीवी बच्ची आना चाहते थे कि भाई रूखी सूखी खा लेंगे। तो ये बॉम्बे आ गए। ये तब की बात है जब ये इनकम ज़्यादा नहीं थी, फिर भी बीवी बच्ची ने कहा कि हम आएंगे। एक बार तो ऐसा हुआ, रवि साहब बताते हैं कि वाइफ ने दिल्ली से ख़त लिखा कि 25 रुपये भेज दीजिए, मुझे कमज़ोरी हो रही है, डॉक्टर ने कहा फ्रूट्स खाने के लिए। तो ये खाली 2 रुपये भेज पाए बॉम्बे से। तब बेटी ने उनकी दुआ की थी कि मेरे पिताजी को बहुत सा पैसा दो भगवान। ये स्ट्रगल यहाँ कर रहे थे, लेकिन इनकी वाइफ और बेटी बॉम्बे चले गए। फिर वहाँ कांदीवली में एक बड़ी मुश्किलों से गोडाउन में जगह मिली, जहाँ ईंटों का गोडाउन, जहाँ सीमेंट का गोडाउन था, मिर्ची का गोडाउन था, वहीं पे ये लोग रहते। लाइट भी नहीं थी, अंधेरा था। खैर स्ट्रगल किया, 9 साल तक वहाँ रहे दोस्तों। स्ट्रगल देखिए आप। फिर इसी बीच जो मैंने आपको बताया कि हेमंत कुमार की नागिन हिट हो गई और उनको काफ़ी फिल्में मिली, और रवि साहब को फिर 10 फिल्में मिल गई हेमंत दा के ज़रिए, जिसमें ये असिस्टेंट थे उनके। तो इनको फिर 2-2.5 हज़ार की इनकम होने लगी। फिर गाड़ी चल पड़ी। बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है दुनिया, जो कोठों की रौनक बढ़ाए हुए हैं। जब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहाँ। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या। हाय रे इंसान की मजबूरियां, दुनिया में नहीं जिसका कोई उसका खुदा है दुनिया। आज अपनी महफिल में आए हुए हैं, आग लगे नहीं उठे धुआं, चिराग कहाँ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या। पास रहकर भी है कितनी दूरियां। लेकिन मुसीबत यही नहीं टली। हेमंत दा ने एक बार कहा कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ और अब तुम मेरे असिस्टेंट मत रहो, खुद संगीत दो। तो रवि साहब ने कहा अरे साहब ऐसा क्या हो गया, कहने लगे तुम बहुत काबिल हो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद संगीतकार बनो, तुम में वो है, हुनर है। खैर फिर स्ट्रगल शुरू हुआ और रवि साहब जाने लगे। पहचान तो हो गई थी हेमंत दा की वजह से। कई लोगों से मिले, नडियाडवाला से, नडियाडवाला ने उनको फिल्में दे दी कि अच्छा ठीक है आप हमारे साथ काम कीजिएगा, 3 फिल्में दे दी। उसके वाला और भी गए डायरेक्टर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, तो उन्होंने फिल्में दे दी। लेकिन वचन फिल्म पहली रही जिसमें उन्होंने म्यूज़िक भी दिया, गाने भी लिखा और गाना भी गाया आशा दी जी के साथ। ये फिल्म उन्हें मिली देवेंद्र गोयल साहब के साथ, बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा। तो इत्तेफाक से ये जब मुहूर्त पे गए अदा फिल्म की, देवेंद्र गोयल साहब की, तो वहाँ इन्हें एक लड़का मिल गया कैलाश, जो दिल्ली ही का था, इनका पड़ोसी। तो उसने कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं गोयल साहब और मैं आपका काम बना सकता हूँ। इस तरह से फिर रवि साहब की मुलाकात हुई गोयल साहब से। उन्होंने कहा चलो देखते हैं। फिर उस कैलाश लड़के ने इस शर्त पर काम दिलवाया कि मेरा नाम भी आना चाहिए फिल्म में। तो रवि साहब ने कहा चलो काम तो मिलेगा। इस तरह से वो फिल्म मिली वचन।
और रवि चंद्रा के नाम से फिर उसमें इनका नाम आया, क्योंकि उस लड़के से वादा किया था, उसका सरनेम चंद्रा था। बाद में फिर गोयल साहब ने कहा तुम हमारी अगली फिल्म भी करना। वो फिल्म हिट हो गई। उसमें एक पैसा दे दे रफ़ी साहब का गीत, चंदा मामा दूर के, जो पहले रिकॉर्ड किया था रवि साहब ने रेडियो के लिए, ये दोनों लोरी रिकॉर्ड की थी जब लोरियाँ रिकॉर्ड हो रही थी उस ज़माने में, तो वो गोयल साहब को पसंद आई, तो उस फिल्म में रख ली और वो वही फिल्म मकबूल हुई इन दो लोरी और गीत की वजह से। बाद में रवि साहब ने गोयल साहब से कहा कि साहब मैं काम तो करूँगा आपके साथ, लेकिन खाली मेरा नाम आना चाहिए। वो जो लड़का है उसने तो मुझे काम दिलवाया था, लेकिन वो अपना नाम कर लेता है, लेकिन उसे आता नहीं है संगीत। तो गोयल साहब ने कहा ठीक है, हम सारे रिकॉर्ड्स पे से उसका नाम हटवा देंगे और तुम संगीत देना। फिर दोस्तों यहाँ से इब्तिदा शुरू हुई रवि साहब की, और इन्होंने फिर बाद में हम जानते हैं किस तरह की इनकी फिल्में आई और रवि साहब छा गए। गोयल साहब के साथ तो कई फिल्में हैं, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, और बाद में भी एक फूल दो माली, कभी उन्होंने फिर छोड़ा नहीं। और इसी बीच रवि साहब और भी जो मेहंदी वगैरह में फिल्म में संगीत दिया था, तो जब गुरुदत्त कागज़ के फूल के बाद बना रहे थे तो बजट नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि रवि को ले लेते हैं। उन्होंने मेहंदी फिल्म देखी थी, तो इस तरह से फिर 14वीं का चांद में म्यूज़िक डायरेक्टर रवि आ गए और रवि साहब ने कमाल कर दिया। रोज़ सिटिंग्स होती थी गुरुदत्त के साथ। लोगों ने कहा कि वो बड़े टफ है उनके साथ काम करना, लेकिन रवि साहब ने कहा मैं तो जो धुन उनको सुनाता हूँ वो पसंद आती है, 14वीं का चांद हो या कोई सा भी गीत हो। शकील साहब आ गए। शकील साहब ने रवि साहब से कहा कि मुझे संभाल लेना। रवि साहब बताते हैं इतने बड़ी सोच के इंसान शकील साहब। सब बैठा करते थे सिटिंग्स में, रहमान, जॉनी वॉकर, और गीत बनते चले गए। 14वीं का चांद के मिली खाक में मोहब्बत तो रात भर सुनाया, इतना पसंद आया गुरुदत्त को रवि साहब ने। और एक जगह सिचुएशन निकाल दी 14वीं का चांद में कि गीता दत्त आपकी वाइफ है, तो एक गीत वो भी तो गा लें कहीं तो फिर वो गीत रखा शादी के वक्त, जो आपने सुना होगा गीता दत्त की आवाज़ में। प्यारी माँ के लिए रुका है, किसके लिए रुके, एक पैसा दे दे ओ बाबू, ओ बाबू। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, मिली खाक में मोहब्बत, आलम से मिलन होगा। आते ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल कर्म वाले भलाई की है। तू आजा मेरे पास या मुझे भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, आप ही बन गई फसाना मिल। शर्माने के दिन आए, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। तो इस तरह से फिर ये गुरुदत्त के साथ काम किया और फिर 14वीं का चांद ने स्थापित कर दिया संगीतकार रवि जी को। उसके बाद फिर B.R. चोपड़ा ने रवि जी को पकड़ लिया गुमराह से, और फिर हम जानते हैं कि B.R. चोपड़ा साहब ने कभी नहीं छोड़ा, और फिर साहिर साहब तो थे ही। इस तरह से साहिर लुधियानवी की और संगीतकार रवि की जोड़ी बन गई, जिन्होंने B.R. चोपड़ा के अलावा भी कई फिल्मों में काम किया। दोस्तों और बहुत सी बातें हैं रवि जी के बारे में, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि उनके 3 बच्चे हैं, वीना, छाया और अजय। 2 बच्चे तो बॉम्बे में फिर बाद में पैदा हुए। और बहुत सी बातें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कार्यक्रम में आसान नहीं है रवि साहब के बारे में बात करना, बहुत पहलू हैं। रफ़ी साहब के बारे में जब बात होगी, रवि और रफ़ी, तो बहुत लंबी सीरीज़ दोस्तों ये चलेगी। किस तरह से रफ़ी साहब से इनकी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी, फिर रफ़ी साहब के साथ कैसा कॉम्बिनेशन रहा। जब B.R. चोपड़ा नहीं चाहते थे तो भी रवि कई बार रफ़ी साहब को लेकर आते थे। और बाकी जो B.R. चोपड़ा की फिल्में नहीं होती थी, देवेंद्र गोयल की हों या दूसरे डायरेक्टर्स की हों, राम महेश्वरी जी की हों, उसमें तो रफ़ी साहब को छोड़ा ही नहीं रवि जी ने कभी। तो बहुत सी ऐसी बातें होती रहेंगी। ये शुरुआत है जो हमने आपको बताया संगीतकार रवि के बारे में, उनकी इब्तिदा कैसे हुई, वो फिल्मों में कैसे आए।
तो आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं थामते हैं और अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे रवि साहब की सक्सेस की, कि वो कौन सी फिल्में आई 14वीं का चांद के बाद, वो किस तरह से उन्होंने शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, मदन मोहन जैसे दिग्गज संगीतकारों के बीच में अपनी जगह बनाई और अवार्ड्स भी मिले उनको, और सारे सिंगर्स को यूज़ किया। तलत, महमूद और मुकेश को कम यूज़ किया, लेकिन उनके ज़िंदगी के वो कम जो गीत हैं वो बहुत मशहूर हुए। वो कौन से गीत हैं अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमसे फिल्मी फराज से। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़।